तो हेलो गाइस, अगर आपने इस सीरीज का पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे जाकर चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ली तियान रियो दिखाया जाता है, जो कि त्यांगहान ग्रुप का डिप्टी मैनेजर होता है। साथ ही में बांग तियानयू का एक अच्छा दोस्त भी होता है, जो कि चेन से मिलने के लिए आ जाता है। वो साथ ही में बताता है कि उसे सी के अंदर फिशिंग करनी है, क्या तुम मेरे साथ करना चाहोगे? तो एमसी कह देता है अगर वो चीज प्रॉफिटेबल होती है तो मैं जरूर उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, तुम कल आकर मुझे कंपनी में मिल सकते हो। तभी एक लड़की वहाँ पर आ जाती है जो उसे बिजनेस कार्ड को दे देती है, जिसके बाद त्यानयू कहने लगता है ऑल राइट, हम कल मिलेंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर बैठे जो सभी गर्ल्स थी उसकी तारीफ करने लगती थी। वो कहती है मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा यंग होने वाला है। तभी एक और लड़की कहती है हाँ, उसका जो ग्रुप है वो काफी ज्यादा बड़ा है। तभी दूसरी लड़की कहने लगती है जो चेयरमैन है उनके पास टेंस ऑफ बिलियंस डॉलर है, यहाँ तक कि जो एन सिटी के अंदर रिचेस्ट मैन है वो उससे भी ज्यादा रिच है। और वो लोग उसकी तारीफ करते ही जा रही थी। एमसी भी वही सोच रहा था, यहाँ तक कि जो एन सिटी का सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन है वो भी मेरे शिप ब्रिक्स में इंटरेस्टेड रखता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम जो लिजार्ड होती है उसे पानी के अंदर देखते हैं। एमसी बताता है ये कितना ज्यादा कोइंसिडेंस है कि मैंने यहाँ पर एक मछली को पकड़ लिया है जिसकी कीमत 10 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा होने वाली है, और यहाँ तक कि एक नहीं बल्कि मेरे पास दो होने वाली है। जिसके बाद हमें वेयर हाउस के अंदर दिखाया जाता है। एमसी ने उन जो फिशेस होती हैं उन्हें अच्छे से फ्रेश रखने के लिए बर्फ के अंदर डाल दिया था। वो बताने लगता है कि इनके जरिए हम काफी ज्यादा अच्छे पैसे को कमा सकते हैं। नेक्स्ट हमें इनके लिए जो बायर है उसे ढूंढने की जरूरत है। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है, हमारा एमसी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसे फोन आ जाता है कि ऑफिस में जो ली त्यानयाओ है वो उसका इंतजार कर रहा है। तो एमसी भी यहाँ पर पहुंच जाता है। तो जो ली होता है वो बताने लगता है कि हमें जहाँ पर काम करने की जरूरत है उसकी इलेक्ट्रिक लोकेशन हमें पता चल चुकी है। एमसी बोलता है कि त्यानयाओ ग्रुप के पास जो बेल्ट मौजूद है, आखिरकार वो मेरे जैसे जो शिपर्स है उनमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड कैसे रखते हैं? तो वो बंदा कहने लगता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने भी नहीं सोचा था कि किसी के पास इतना ज्यादा पैसा होने वाला है। एमसी कहता है देन जो भी गुड्स मिलने वाला है हम उसे 50-50 करने वाले हैं। तो वो बंदा भी इसके लिए राजी हो जाता है। एमसी सोचने लगता है इसके फेस से तो ऐसा ही लग रहा है, ये तो पक्का हो चुका है कि वो सिर्फ ट्रेजर के लिए सारी चीजें नहीं कर रहा, लेकिन ये काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है। हम देखते हैं वो आगे मिस्टर ली से कहने लगता है बाय द वे, क्या तुम्हें यहाँ पर पता है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा जो हाई एंड सी फूड रेस्टोरेंट पाए जाते हैं? क्योंकि उसके पास ब्लूफिन टूना फिश होती है जो कि 4 मीटर बड़ी हुई है। हम देखते हैं मिस्टर ली कहने लगता है इम्प्रेसिव मिस्टर चैन, यहाँ पर जो ब्लूफिन टूना फिश होती है वो भी काफी ज्यादा रेयर होती है और तुम उसे भी यहाँ पर पकड़ सकते हो, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। साथ ही में वो किसी को फोन करने लगता है और बताता है एक्चुअली मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो कि सी रेस्टोरेंट को ओन करता है और यहाँ पर हम लंच करते हुए इससे इस बारे में बात कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वेयर हाउस के अंदर कुछ लोग आ जाते हैं और एक बंदा भागते हुए जा रहा था। वो एक बंदा कहता है मैनेजर लेन, इतना ज्यादा जल्दी भागने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी तुम्हारी चीजों को लेकर नहीं जाने वाला। लेकिन जो बंदा था वो तुरंत ही फिश के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है बॉस जो फिश की क्वालिटी है वो परफेक्ट है और साथ ही में जो एक्सपेक्ट है वो एक रेट से भी ज्यादा ऊपर है। हम देखते हैं एक बंदे को, वो बताता है कि तुम्हारी फिश सच में टॉप नॉच क्वालिटी की फिश है और वैसे भी हम लोग दोस्त बन चुके हो, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मुझे फ्लैट 7 मिलियन में इसको बेच देते हो? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो एमसी भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और इसको डील फाइनल कर देता है। हम देखते हैं जो सेक्रेटरी थी वो सोचने लगती है कि एक ही बार में उसने 7 मिलियन को एक फिश के जरिए से कमा लिया है, ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, और वो उसके बारे में ही सोचती जा रही थी। जिसके बाद हमें एमसी की कंपनी के अंदर दिखाते हैं। एमसी वहां से जाता है और कहता है हमने आज काफी ज्यादा यहाँ पर कमा लिया है तो हमें थोड़ा उड़ा भी देना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि वो एक बहुत ही ज्यादा लग्जरियस ब्रांड की प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो कुछ लोग ज्यादा ही पैसे खर्च बहुत सारी शॉपिंग को भी अचीव कर लेते हैं। जिसके बाद हमें फिर से वेयर हाउस दिखाया जाता है और जो सेक्रेटरी थी वो कहने लगती है बॉस की जो बर्थ मतलब की वॉच है वो अकेले ही 2 मिलियन की है और साथ ही में उसने उसे बहुत सारे लग्जरियस गुड्स की शॉपिंग कराई थी जिसकी प्राइस भी 2 मिलियन से ज्यादा होने वाली है। जिसके बाद एमसी उससे कहता है कोल्ड मून जो कि लड़की का नाम है, तो मैं यहाँ पर एक बिला के अंदर नजर रखनी होगी, तुम मेरे लिए उसे परचेज कर लेना। अगर कोई अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर मिलने वाला है जिसकी लोकेशन काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, उसे पीस और क्वाइट तरीके का माहौल बहुत ही ज्यादा पसंद है और प्राइस 30 मिलियन के आजू बाजू ठीक होना चाहिए। तो लड़की भी इसके लिए यहाँ पर मान जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से सी के अंदर दिखाते हैं। एमसी कहता है कि उसके सामने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सबमरीन आ जाती हैं। वो बताने लगता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हूँ, वरना मैं इन दोनों सबमरीन को एक ही बार में काट सकता था। जिसके बाद वो एक प्लेस पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे फीलिंग आ रही थी कि उस प्लेस पे कोई न कोई डेंजरस चीज तो जरूर से मौजूद है। वो वहां से जाने लगता है और कहता है कि मुझे अननेसेसरी रिस्क लेने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन हम देखते हैं एक क्रिएचर जो कि क्रैब टाइप का दिख रहा था वो वहां से अपीयर हो जाता है और एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है। एमसी कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज्यादा आसान हूँ, तुम मुझसे पंगा ले सकते हो? और वो उस क्रैब के अटैक को डॉज कर लेता है और सोचने लगता है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक म्यूटेटेड रॉबी फिश से कहीं ज्यादा मौजूद है। हम देखते हैं वो क्रैब फिर से एक बार अटैक करता
करता है, लेकिन एमसी उसे भी डॉज कर लेता है। वो सोचने लगता है जो मॉन्स्टर का फोर्स अनलीश कर रहा है वो 10 ऑफ टन से भी ज्यादा है, लेकिन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम देखते हैं दोनों ही फाइट करने लगते हैं और कुछ देर बाद एमसी उस पर जोरदार अटैक करता है, लेकिन उसे पता था कि इतनी बड़ी फिक्स एक ही मूव में नहीं मारी जा सकती, लेकिन अगर तुम्हें एक बार में मारना है तो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने की जरूरत है। लेकिन वो कहता है कि उसे वो एक बार में नहीं खा सकता, उसे स्लोली इसे एब्जॉर्ब करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने रूम में आ जाता है और अनयूजुअल मरीन फेनोमेना को रिसेंट ईयर में सर्च करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलने लगते हैं कि मरीन के अंदर बहुत ही ज्यादा म्यूटेटेड टाइप के क्रिएचर अपीयर होने लगते हैं। वो समझ जाता है जो वर्ल्ड है वो ट्रूली धीरे धीरे करके चेंज होता जा रहा है। उसे बहुत सारी न्यूज मिलती है जो हमें जानने की कोई भी जरूरत नहीं। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मॉन्स्टर था, मतलब कि लिजर्ड होता है, वो उस क्रिएचर को धीरे धीरे करके खाता जा रहा था, जिस वजह से उसे एवोल्यूशन पॉइंट और बेस बॉडी स्टेट्स भी बढ़ते जा रहे थे और जिसकी बॉडी साइड 18 मीटर तक ग्रो हो जाती है। और हमारा एमसी अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए लगातार उसकी फिजिकल को कैपेबिलिटी को ट्रेनिंग कर मेंटेन करके रखता है, ताकि वो इतने ज्यादा फोर्स का यूज न करे कि किसी तरीके से वो किसी चीज को नुकसान पहुंचा दे। और वो बताने लगता है कि अब उसकी स्किन इतनी ज्यादा टाइट और टफ हो चुकी है, एक जो हैंडगन है वो उसकी स्किन को आर पार नहीं कर सकती। और उसको बताता है कि उसका जो नेचुरल आर्मर है और रिएक्शन स्पीड है, तो इसके हिसाब से तो ऑर्डिनरी बुलेट तो उसे यहाँ पर एक डेंट भी नहीं लगा सकती। आगे हम एमसी को एक बुक स्टोर के अंदर देखते हैं जो इस दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाना चाहता था, लेकिन वहीं पर कुछ लड़कियों को भी देखते हैं जो उसी को देखे ही जा रही थी। लेकिन एमसी तो टेक्निक को लेकर जो उसके मार्शल आर्ट को अपग्रेड करने में मदद करने वाली थी उन्हें लेकर वापस आ जाता है और वेयर हाउस के अंदर उन्हें टेक्निक को मास्टर करने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था। लेकिन तभी ली तियानरियो को उसको फोन आ जाता है जो बताता है कि वो लोग लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। तो एमसी भी इसके लिए तैयार हो जाता है और कुछ ही समय में वो भी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। साथ ही में बॉस को मतलब ली को बताता है कि हम लोगों ने जो गोल्ड कॉइन है और कुछ सेटेड पोर्कुलाइन है वो लोग चीज दोनों ही चीज मिल चुके हैं। लेकिन तभी ली बताने लगता है बॉस चैन, क्या तुम्हें वहाँ पर कोई स्पेशल बॉक्स मिला है? और अगर तुम वो बॉक्स को ढूंढ लेते हो तो इसके अंदर जो सारी चीजें होने वाली हैं उसमें सारा गोल्ड होने वाला है, वो तुम्हारा होने वाला है। तो एमसी बताता है कि मैं उसे यहाँ पर ढूंढ ही लूंगा। और जिसके बाद हम देखते हैं वो उस बॉक्स को भी ढूंढ लेता है और बताता है कि जो गोल्ड अलोन है वो $20 मिलियन से भी ज्यादा का होना चाहिए और स्पेशल बॉक्स इसके अंदर ब्लैक मड के अलावा कुछ भी नहीं है। आखिरकार वो इसका क्या करना चाहता था हम देखते हैं। जैसे ही वो बॉक्स ली तियानरियो को मिलता है वो काफी ज्यादा शॉक के कारण चिल्लाने लगता है, बताता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो मेरे एलेक्सर्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। और जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिनको एक डेड बॉडी मिली हुई होती है और उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड था वो गायब हो चुका था और उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो पूरी तरीके से सूख चुकी थी और इसकी जो मौत थी वो सिर्फ 10 घंटे पहले ही हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था और जो ऑफिसर था वो बताता है हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर अप्स को बताना होगा, तभी हम कुछ कर सकते थे। ऑफिसर सोचने लगता है जो विक्टिम्स थे वो सारे ठग थे, ना कोई उनकी फैमिली टाइज मौजूद थे, लेकिन उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ मौजूद थी। तो ऑफिसर अपने एक जो ऑफिसर था उससे बता देता है कि तुम्हें जो रिपोर्ट है उसे लिखने के बाद और जो एक्सपेरिमेंट वेन्यू है उनके अंदर ये बॉडी को भेजा दो। ऐसे ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हम उसी रात देखते हैं एक जो लड़की थी उसने एक और बंदे का जो खून था वो पूरी तरीके से सूख लिया था और ये खबर तुरंत ही हमारे ऑफिसर को मिल जाती है। वो बताने लगता है क्लियरली हमने जो सारी चीजें थी जहाँ पर पीपल गैदर होते हैं उन्हें बंद कर दिया था आखिरकार, और 4 लोग कैसे मर सकते हैं। वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एमसी को देखते हैं। वो अभी भी कुछ दिनों से लगातार ट्रेनिंग करते जा रहा था और उसकी जो दोनों ही टेक्निक थी उन्हें उसने बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर लिया था। तभी सिस्टम बताता है कि तुमने एक न्यू मार्शल आर्ट टेक्निक को कॉम्प्रिहेंड कर लिया है और तुम क्या इसे नाम देना चाहते थे। एमसी कहता है हम इसे एक्सप्लोजिव फिस्ट के नाम से बुलाएंगे, जो कि काफी ज्यादा अच्छा नाम होने वाला है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एक सी के अंदर एक शिप को देखते हैं। उस पे एक बंदा काफी ज्यादा खुश लग रहा था और वो बताता है फाइनली मैं इस फिशिंग कर पाऊंगा, मैंने इतने ज्यादा लंबे समय स्कूल के अंदर बिताया है, अब मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है और जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा है। अगर मैंने बहुत सारी फिश को पकड़ लिया तो मैं रातों रात अमीर हो जाने वाला हूँ, मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर एक बार में मिलने वाले हैं, मैं कोई भी गलती नहीं कर सकता। लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि जो नेट है उसके अंदर जो फिश थी वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और हम देखते हैं वो और किसी ने नहीं बल्कि हमारा एमसी ने किया था। वो नेट फाड़ने के बाद जो सारी फिशेस होती हैं उन्हें खुद ही खा जाता है और एमसी को काफी ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि वो एक ही बार में बहुत ही सारी मछलियों को खा सकता था और वाटर के अंदर उसकी एफिनिटी इतनी ज्यादा होती है कि जो सोनार डिटेक्टर थे उसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और जो शिप के ऊपर बंदा था वो अपने नेट को ऊपर लाकर देखता है तो उसके पास एक भी फिश नहीं बची हुई थी। वो बताता है जो मेरे सारे इन्वेस्टमेंट मैंने की रखी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई और अब मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। आखिरकार किस तरीके का मॉन्स्टर, एक डिवाइन बीइंग इस सारी चीजों के पीछे हो सकता है। हम देखते हैं एक डॉक साइड के सन टाइम में जो हमारा एमसी था वो मजे लेकर बैठा हुआ था और बॉस ली से बात कर रहा था। वो बताने लगता है कि मैं एन सिटी में वापस आने वाला हूँ और साथ ही में वो ली बताता है कि मैं तुम्हारे ग्रेटिट्यूड को अच्छे से सेलिब्रेट करने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ आकर जो टू नाइट है वो बिता सकते हो। तो एमसी भी उसके लिए मान जाता है और कहता है
है मास्टर ली मुझे इनवाइट करने वाले हैं, तो आखिरकार मैं कैसे मना कर सकता हूँ। हम देखते हैं वो एक बहुत ही ज्यादा एलिगेंट पवेलियन जिसका नाम मैंगलो था, वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस था। एक लड़की उसके सभी लोगों को वेलकम कर रही होती है। हम देखते हैं ली वहाँ पर पहुंचते ही कहने लगता है, आज हमने कहा था कि यहाँ पर किसी की बुकिंग नहीं होना चाहिए और जो सारी चीज है वो यंग मास्टर ली के लिए बुक होना चाहिए, क्या तुमने ऐसा कहा है? हम देखते हैं हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर चैन और ली के अलावा कोई भी नहीं था, बल्कि बहुत सारी गर्ल्स साथ में मौजूद थी। एमसी इन सारी चीजों को देखकर सोचने लगता है कि नो वंडर पहले के जमाने में जो किंग्स हुआ करते थे वो अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट कर सिर्फ मजे ही ले जाना चाहते थे। यही सारी रीजन होने वाली है। ये प्लेस परफेक्ट है उन सभी लोगों के लिए जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से मजे लेना चाहते हैं। कुछ टाइम के बाद एमसी उस प्लेस से निकल जाता है, लेकिन वो अपने टेक्निक के जरिए पता लगा लेता है कि कोई अभी उसका फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसकी डिटेक्टिव एबिलिटी इवॉल्व होने के बाद बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन एमसी हंसता है और सोचने लगता है क्या ये मॉन्स्टर होने वाला है या फिर कोई घोस्ट। लेकिन ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था और उसे अपनी ट्रेनिंग का जो असर था वो भी देखने के लिए मिल सकता था। हम देखते हैं तभी एक लड़का और एक लड़की कार के अंदर उसके साइड से गुजरने लगते हैं और वो बंदा कहता है क्या तुम हमारे साथ रेस करना चाहोगे? एमसी उन्हें देखता है और अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में आगे बढ़ा लेता है। वो एक छोटे से मोड़ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से ड्रिफ्ट करते हुए अपनी कार को घुमाकर ले जाता है, जिससे वो दोनों ही बंदे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये टर्न तो काफी ज्यादा इंसेन था। आखिरकार क्या तुम अपने आप को मार देना चाहते हो? क्या ये गॉड हो सकता है या फिर ये ह्यूमन तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे हम एमसी को देखते हैं, वो कहने लगता है इस स्पीड पर जो फास्टेस्ट कार है वो भी मेरा पीछा नहीं कर सकती थी, लेकिन वो बंदा अभी तक मेरे इतने ज्यादा क्लोज मौजूद है और इसको देखकर ऐसा लगता है वो कोई वीकलिंग नहीं होने वाला। हम देखते हैं वो सी साइड पर जाकर रुक जाता है और कहता है तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए, मैं कोई भी यहाँ पर गंदा आदमी नहीं हूँ। हम देखते हैं ये वही लड़की होती है जिन्होंने इन सभी को वेलकम किया होता है। वो कहती है आखिरकार इसमें फनी करने की क्या बात है, मैं तो बस यहाँ पर बात कर रही थी और कोई मेरे यहाँ पर कपड़ों को ले जा चुका है, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो जिससे मैं अपने आप को ढक सकती हूँ? लेकिन हम देखते हैं एमजी तुम्हारे सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है कि तुम्हें अपने क्लोज चाहिए, श्योर मैं तुम्हें आसानी से दे दूंगा। वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड थी। एमसी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो किसी चीज को देखकर शॉक्ड हो चुका था। वो लड़की जो थी वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाती है और वो हाफ स्नेक और हाफ ह्यूमन टाइप के एक क्रिएचर में बदल जाती है और वो बताने लगती है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रिच लाइफ फोर्स से भरे हुए हो, मैं तुम्हें खा जाना चाहती हूँ। लेकिन एमसी काफी ज्यादा शॉक्ड था और उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार ये क्या हो सकता है। तो वो बताती है मैं भी यहाँ पर एक ह्यूमन हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा जो वर्जन है वो ह्यूमन से काफी ज्यादा आगे पहुंच चुका है और जो कि परफेक्ट है। वो बताती है मेरा नाम यिंजाओ है और तुम जैसे जो एनर्जेटिक पीपल होते हैं उन्हें खाना मुझे काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे इनके जरिए जो इनफ एवोल्यूशन पॉइंट है वो मुझे मिल जाएंगे, जिसके जरिए मैं फर्स्ट एवोल्यूशन स्टेज को कंप्लीट कर सकती हूँ। लेकिन एमसी उसके अटैक को डॉज करते हुए दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है तुम मुझे खाना चाहती हूँ, लेकिन देखते हैं आखिरकार तुम्हें ऐसा करने के लिए क्या कर सकती हो। हम देखते हैं वो लड़की कहने लगती है ये काफी ज्यादा फास्ट है। एमसी उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। वो कहते हैं इम्पॉसिबल, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? तुम क्लियरली यहाँ पर एक औरा था, वो बिल्कुल भी अवेकेंड पीपल के जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? एमसीयू उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है, लेकिन वो हर बार थोड़े से बच जाती है। उसे काफी ज्यादा इंजरी हो रही थी, लेकिन जो क्रिएचर था वो हम देखते हैं एमसी बताता है कि वो ट्री और स्टोन के साथ अपने आप को फ्यूज कर सकता है, लेकिन हर अटैक के साथ उसका ऑरा धीरे धीरे वीक होता जा रहा है और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं एमसी उसे मारने में कामयाब हो जाता है। अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। एमसी कहता है कि तुम यहाँ पर ट्री और ट्रंक स्टोन के साथ फ्यूज कर सकती हो, ये सर्वाइवल स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारी हालत यहाँ पर खराब हो जाती है कि तुम मेरे हत्थे चढ़ चुकी हो। साथ ही में वो आगे कहता है कि तुम मेरे अगर क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर देती हो तो मैं तुम्हें एक आसान मौत देने वाला हूँ। लेकिन हम उस लड़की को देखते हैं, वो अभी भी हंस रही थी और कहती है क्या मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऐसी बंदी लगती हूँ जो कि मौत से डराती हूँ। वो हंसते हुए कहने लगती है ये मूनलाइट कितनी ज्यादा सुनहरी है, लेकिन अफसोस मैं इसे दोबारा से नहीं देख पाऊंगी। फाइन, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। अगर मेरे पास 1 महीने का और मौका होता तो मैं फर्स्ट एवोल्यूशन को ट्रांसफॉर्म करके कंप्लीट कर लेती। फिर इवन जो गॉड ऑफ वार है वो भी मेरा सामना नहीं कर पाता था, बट इंस्टेड मेरा सामना तुम्हारे साथ हो जाता है, वो भी इतनी ज्यादा ओल्ड प्लेन सिटी के अंदर। ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। हम देखते हैं जिसके बाद उसकी बॉडी डिसअपियर हो जाती है। एमसी को 10 एट्रीब्यूट पॉइंट मिल चुके थे और साथ ही में वो बताता है कि तुमने एक करप्टर को मारा है। एमसी सोचने लगता है ये करप्टर और एट्रीब्यूट पॉइंट क्या है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। सिस्टम बताता है एट्रीब्यूट पॉइंट स्किल, स्ट्रेंथ, वेपन और साथ ही में तुम्हें इंप्रूव करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। साथ ही में तुम अनलॉक कर सकते हो स्पेशल एबिलिटीज जैसे कि लाइटनिंग, आइस, फायर और वगैरह वगैरह। एमसी सोचने लगता है आई ऑलरेडी हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और सून जो लिजार्ड है उसके पास भी होने वाली है। लेकिन वो एक चीज को सोचकर काफी ज्यादा ग्लैड हो जाता है। वो बताता है अगर मेरे जो लिजार्ड है उसके पास फायर एबिलिटी आ जाती है तो मैं एक रियल लाइफ गॉडजिला बना सकता हूँ। जिसके बाद हमें स्टोरेज दिखाया जाता है और वो करप्टर और अवेकनर के बारे में सर्च करने लगता है, लेकिन उसे उन बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती क्योंकि जो अथॉरिटीज होती हैं उन्होंने सारे डिटेल्स को छुपा कर रखा था। लेकिन वो कहता है फाइन, मैं इतना ज्यादा वीक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी नहीं हूँ। मुझे इस वर्ल्ड को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए स्ट्रॉन्गर बनने की काफी ज्यादा जरूरत है और शायद जो मेरी
फिजिक है वो अभी 10,000 पॉइंट्स के ऊपर हो जानी चाहिए। सिस्टम उसे बताता है कि तुम अपने एलिमेंट को एनहेंस करने के लिए चूज कर सकते हो, विंड, फायर, वाटर, अर्थ, लाइटनिंग, लाइट और डार्क। और हम देखते हैं एमसी लाइटनिंग एलिमेंट को चूज कर लेता है, जिस वजह से उसकी मेंटल स्टेट भी प्लस पॉइंट बढ़ जाती है। साथ ही में वो उस पावर को यूज कर देखता है जो उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी, लेकिन काफी ज्यादा लेवल कम होने के बाद ये ठीक थी। लेवल बढ़ाने के बाद उसकी एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाने वाली थी। वो सोचता है कि मेरे लिजार्ड भी इसको यूज कर सकता है। हम देखते हैं जो लिजार्ड था वो अपने लाइटनिंग एलिमेंट के साथ बॉर्डर के अंदर काफी ज्यादा आसानी से मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और उसे दोबारा से म्यूटेटेड क्रिएचर मिलने के बाद उसे भी मारकर खा जाता है। उसके वजह से उसके एवोल्यूशन पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे और उसे यहाँ पर यकीन हो जाता है कि लिजार्ड के पास जो एलिमेंटल लाइटनिंग मिस्ट्री की पावर है वो उसके खुद की पावर से कहीं ज्यादा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम एनसीटी के एयरपोर्ट पर देखते हैं जो कि ऑफिसर था वो किन्हीं दो लोगों को वेलकम करने के लिए आया था। वो बताता है कि यहाँ पर तुम लोग एजेंट मौजूद हो जो कि स्पेशल ब्यूरो से स्पेशल मिशन के लिए आए हो। मेरा नाम ग्योंदे है और मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। सामने वाला बंदा कहता है मेरा नाम योंग जिनफे है और तुम्हारा कॉर्पोरेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं उसके साइड में एक बंदा भी खड़ा था। वो बताने लगता है मेरा नाम नांगोंग जियन है और मैं इन्वेस्टिगेशन बल्कि लीड इन्वेस्टिगेटर होने वाला हूँ इस केस का। और वो तुरंत ही बताता है कि हमें जो बॉडी है उसके पास ले चलो। वो बॉडी को देखकर बताने लगता है कि ये बॉडी जो लास्ट टाइम ही मरी थी, लेकिन हमें सिर्फ कॉप्स ही मिला है और 4 दिन पहले और भी ज्यादा जो पीपल है वो मिस्टिकली इसी तरीके से रात के टाइम मारे जा चुके हैं। हम देखते हैं वो बंदे अब एक नर्स होते हैं जो एबिलिटीज को यूज कर पा रहे थे। एक बंदा उस डेड बॉडी से अपनी एबिलिटी को यूज करता है जिस वजह से वो देख पा रहा था कि आखिरकार इसे किसने मारा है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो बताता है कि जो ऑरा है वो खत्म हो चुका है। इसका मतलब यह है कि जिस पर्सन ने इसे मारा था वो मारा जा चुका है। लेकिन उसके साथ ही को यह यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। हमारा एमसी फिर से स्टोरेज के अंदर अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल करने की उन्हें मास्टर करने के बारे में सोचते जा रहा था। वो बताता है कि इस वजह से वो नियांग जिंगजिंग के हाउस में भी यहाँ पर विजिट नहीं कर सकता। उसे डर लगता है कि वो अपनी पावर की वजह से किसी चीजों को तोड़ ना दे। इसलिए वो हर बार अगर कोई भी उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे या फिर मेरे घर पर जाना चाहते हो तो वो मना कर देता है। लेकिन वो भी उसके क्लोज जाना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि एक्सीडेंटली वो उसकी जो बोन्स है उन्हें भी क्रश ना कर दे। अगले दिन हम देखते हैं एमसी अपना जो न्यू विला है उसे देखने के लिए चला जाता है, जिसके अंदर हमें बताते हैं कि जो पूरा विला है वो 560 स्क्वायर मीटर में डिवाइडेड किया गया है, जिसके अंदर 70 स्क्वायर मीटर का फ्रंट यार्ड ही मौजूद है। साथ ही में 200 स्क्वायर मीटर का बैक यार्ड, 80 स्क्वायर मीटर का पूल भी साथ में मौजूद है। वो सारी चीजें यहाँ पर एमसी को बता देता है और साथ ही में उसके प्राइस को जो कि 34 मिलियन होते हैं। एमसी कहता है 25 मिलियन, मैं इसे तुरंत ही खरीद लूंगा। लेकिन तभी उसे किसी का फोन आ जाता है जो चिल्लाते हुए कह रहा था बॉस यहाँ पर मॉन्स्टर है, क्या तुम मेरी यहाँ पर मदद करोगे। हम देखते हैं 2 बंदे एक बिल्डिंग के ऊपर से कुछ देख रहे थे। तभी एक बंदा कहता है कैप्टन यहाँ पर अनयूजुअल एक्टिविटी लास्ट टाइम से मौजूद थी। जो करप्टर था वो सच में मारा जा चुका है। लेकिन ये स्ट्रेंज बात है, आखिरकार सेमी एटर्नल स्टेज के एक बंदे जो करप्टर था उसे कोई भी नॉर्मल पीपल इतनी आसानी से नहीं मार सकता। और कैप्टन क्या हमें यहाँ पर रुककर इसे और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, शायद से हमें इस सिटी के बारे में कुछ और पता चले। लेकिन जो कैप्टन था वो बताता है कि तुम्हें इस टाइम पर अपने ट्रेनिंग को यहाँ पर ट्रेन कर लेना चाहिए, अदरवाइज जब एपोक्लिप्स हिट होगा तो तुम एक कैनन फोल्डर के अलावा कुछ भी नहीं रहोगे। तो वो बंदा कहने लगता है एपोक्लिप्स ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके बाद वो बताता है प्रोफेसर ने प्रेडिक्ट किया था नेक्स्ट सेब्रिकल मतलब कि नेक्स्ट स्पेक्टिकल फ्लक्चुएशन इससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, जो कि 20 ईयर पहले आया था। और जो मोस्ट शॉकिंग जो मैटर होता है उसके अंदर बताया जाता है जो हैंड टू हैंड कैपेबिलिटीज होती हैं वो और भी ज्यादा लोगों के अंदर अवेकन होना चालू हो जाएंगी, म्यूटेटेड बीस्ट और भी ज्यादा दिखाई देना चालू हो जाएंगे। और 20 साल बाद वो दिन फिर से आने वाला है और जो कि काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है और हमें हमारी पावर को कंट्री के लिए यूज करना पड़ेगा और इसी तरीके से हम कंट्री को रिपे कर सकते हैं। उन्होंने जो भी हमारे लिए किया है उन्होंने हमें यहाँ पर पाल पोस कर बड़ा किया है। हम देखते हैं एमसी फिर से बॉर्डर के अंदर जा चुका था, जो कि फाइनली एक और वैल्यूएबल ट्रेजर को फाइंड कर लेता है जिसके अंदर गोल्ड कॉइन भरा पड़ा हुआ था। और वो बाहर आकर उन दोनों की चीज को जो वैल्यू होती है उन्हें यहाँ पर देखने लगता है। वो बोलने लगता है इस बार तो मुझे यहाँ पर सोंग डायनेस्टी के जो रेलिक हैं वो मिल चुके हैं और इसके जरिए मुझे काफी ज्यादा पैसे भी मिलने वाले हैं। लेकिन ये काफी ज्यादा दुख की बात है, मेरे केयरलेस के कारण मैंने उन्हें काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है, वरना वो 100 मिलियन से भी कहीं ज्यादा के होने चाहिए थे। तभी हम एक रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं वो वहाँ पर बैठा हुआ था। एक बंदा एक वेटर इसको डांट लेने लगता है और वो बंदा कहता है कि जैसे कि तुमने मुझे यहाँ पर फॉल्सली एक्यूज किया था कि मैंने तुम्हें यहाँ पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ऐसा करने की कोशिश की थी और क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर इस चीज को सच में करना चाहिए। सभी लोग उसे चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार तुम इतने ज्यादा सेमलेस कैसे हो सकते हो, मैंने क्लियरली यहाँ पर देखा था कि तुम उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। वो बंदा कहता है सो व्हाट, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, अगर मैंने किया भी था क्या तुम मुझे मार दोगे, अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम मुझे हिट करके बताओ। एमसी यहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है इंटरेस्टिंग, मैंने कभी भी यहाँ पर तुम्हारे जैसा एरोगेंट बंदा कहीं भी नहीं देखा। वो बंदा अभी भी हंसते हुए कहने लगता है कि बेल तुमने आज मुझे देखे लिया है, क्या तुम यहाँ पर हैप्पी हो या फिर क्या तुम भी मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो। एमसी
जिसके बाद वो बंदा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्या तुम्हारी हिम्मत है, क्या तुम्हारे पास पावर है कि तुम मुझे मार सकते हो। एमसी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और बेट्रिस से कहता है, क्या तुम्हारे स्टोर में सर्वेलेंस कैमरा है जो अभी भी काम करते हैं। हम देखते हैं वो लड़की उस कैमरे को निकालने के बाद कहती है, ओ नो, हमारे कैमरे कुछ टाइम पहले ही खराब हो चुके हैं। एमसी एक स्माइल देता है और वो बंदा भी समझ चुका था कि अब तो उसके लगने वाले हैं। एमसी उसे काफी ज्यादा पीटता है और कहने लगता है, इन दिस डे और एज कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है जो सच में मार खाना चाहता था। ये तो काफी ज्यादा मजाक की बात है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम हमारे एमसी को डॉग पर देखते हैं जिसके थंडर कंट्रोल और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ते ही जा रहे थे। वो सोचने लगता है एक ह्यूमन की लाइफ कम से कम यहाँ पर सेंचुरी से ज्यादा नहीं होती, लेकिन वो काफी ज्यादा जल्दी खत्म हो जाती है। मुझे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा और अपनी जो लाइफ एंड डेथ की बाउंड्री है उसे पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू करना होगा। अगले दिन हम देखते हैं वो सेक्रेटरी के साथ कहीं जाना चाहता था, जिसके बाद वो सेक्रेटरी से कहने लगता है कि तुम्हें जो अकाउंटिंग बुक्स हैं उन्हें कुछ परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे से तुम कंपनी के फाइनेंस को भी संभालने वाली थी और अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो मैं तुम्हें जो डबल पे है वो करने वाली हूँ। तो हम देखते हैं सेक्रेटरी भी इसके लिए यहाँ पर मान जाती है। आगे पूछने लगती है कि आप यहाँ पर बॉस कहाँ पर जा रहे हैं। तो एमसी बताता है कि मुझे कुछ सामान है जो कि मुझे बेचना है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बंदा दिखाया जाता है हमें जो अपना लास्ट नेम गाओ बताता है और बताता है कि मैं इस तरीके की एंटिक शॉप को ओन करता हूँ। हम देखते हैं वो सेक्रेटरी के साथ वहाँ पर पहुंच चुका था और बताता है, मिस्टर गाओ, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो, मेरे पास कुछ चीजें मौजूद हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि उनके कितने ज्यादा प्राइस मिलने वाले थे। और वो सेक्रेटरी से उन सारी चीजों को देने के लिए कह देता है। गाओ कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ऊपर चलना चाहिए और हम देखते हैं वो उन चीजों को देखने के बाद वो बताने लगता है इनके अंदर से सेल्टी स्मेल आ रही है जो कि सी बॉर्डर के अंदर से मौजूद थी। ऐसा लगता है इन्होंने अभी अभी इसे यहाँ पर निकाल के रखा है। आगे वो एमसी से कहने लगता है, यंग मैन, ये मुझे पता है कि ये असली प्रोडक्ट है, लेकिन इसके साथ जो इसका पेयर पार्ट होना चाहिए था वो कहाँ पर मौजूद है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ केबल ही है तो इसकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो एमसी भी यहाँ पर हिचकिचाते हुए कहने लगता है, सो इट वाज यहाँ पर एक्चुअली असाइड, जब मैंने इन चीजों को फाइंड किया था तो गलती से मैंने जो इसका दूसरा पार्ट था उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया था और एक पार्ट यहाँ पर सही सलामत बचा है। तो जो मिस्टर गाओ था वो बताने लगता है, ये तो ट्रूली सेम की बात है, अगर ये एक ही पीस होने वाला है तो मैं इसके यहाँ पर तुम्हें सिर्फ 4.5 मिलियन देने वाला हूँ। लेकिन मैं से भी जो होता है वो भी इसके लिए मान जाता है। हम देखते हैं सेक्रेटरी स्मूथी को पीते हुए चली जा रही थी। आगे वो बताती है, बॉस, हम लोगों ने काफी ज्यादा स्टोर को यहाँ पर विजिट कर लिया है और ऐसा लगता है जो मिस्टर गाओ है वो ही सबसे ज्यादा यहाँ पर हमें डील प्रोवाइड करा रहे हैं। एमसी कहने लगता है, जेन्युइन बेल, मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि हमारे पास कोई और भी रास्ता है और उसी का सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑफर भी है और हमें इस चीज को उसी के लिए सेल कर देना चाहिए। लेकिन एमसी मनी में सोचने लगता है कि मुझे उसकी आंखों में देखकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कि वो बंदा कुछ चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं जो मिस्टर गाओ था वो एक लग्जरियस विला पे पहुंच जाता है जहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ था। वो बताने लगता है, तुम्हारा कहने का यह मतलब है कि तुमने एक लीड को हासिल कर लिया है जो हमें संगन शिप तक पहुंचा सकती है। जिसके बाद गाओ उसी प्रोडक्ट को दिखाने लगता है जो उसने एमसी से लिया हुआ था और बताता है इसके अंदर वो ऑफिशियल सील लगी हुई है जिस चीज की हम तलाश कर रहे थे। बॉस, जो पोर्कुलाइन है मुझे उस यंग मैन ने सोल्ड किया था, उसे जरूर मैं इस चीज के बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स होने वाली थी। तो वो बंदा कहता है, जो सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें उस बंदे के बारे में पता है वो सारी फॉक्स को दे दो और 1 घंटे के पहले ही मुझे जो सारी इन्फॉर्मेशन है उस पर्सन की वो मेरे पास आ जानी चाहिए। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो उनके पास आ जाती थी। गाओ बताता है कि वो एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट है जो सडनली एक लग्जरी कार को खरीदने के लिए 3 मिलियन को स्पेंड कर देता है और यहाँ पर लिथियानियो के साथ ओवरसीज घूमने के लिए भी चला जाता है। और गाओ उस बंदे से कहने लगता है, बॉस, हमें क्या इस चीज को अभी भी करना चाहिए कि उसके पीछे जो प्यूपल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। जिसके बाद हमें इस पर्सन का फेस दिखाया जाता है और इस बंदे का नाम गू होंग होता है। वो बताने लगता है, वर्क टुगेदर, और हंसने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं एमसी अभी भी उसके बारे में सोचते ही जा रहा था जब यहाँ पर एमसी ने उसको अपने जो प्रोडक्ट था वो सेल किया था। तो गाँव ने उसकी इन्फॉर्मेशन को भी ले लिया था और एमसी को लगता है जो सारी डील थी वो बहुत ही ज्यादा स्मूथली तरीके से हो चुकी है जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल लग रहा था और इस वजह से उसकी जो ऑड फीलिंग होती है वो मन से जा ही नहीं रही थी। उसको ऐसा लगता था कुछ स्ट्रेंज होने वाला है। अगले दिन हम देखते हैं वो एलिवेटर से कहीं जा रहा था और सोचने लगता है कि लास्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ ही नहीं और मुझे लग रहा था कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे इस चीज को छोड़ देना चाहिए और मुझे अब स्कूल जाने की भी जरूरत है क्योंकि वहाँ पर मुझे चीजों को सॉर्ट आउट भी करना है। मैंने जब जो सी पाइथन था उसे एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी स्ट्रेंथ, मसल, डेस्टिनी और एवरीथिंग एल्स 50 से 60 टाइम तक और भी ज्यादा बढ़ चुका है जो कि रेगुलर पर्सन के मुताबिक था और मुझे नहीं पता क्या मैं अब जो गन फायर है उसे भी विथस्टैंड कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं एलिवेटर के बाहर एक बंदा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही एमसी बाहर आता है वो बंदा तुरंत ही एमसी के पीछे अपनी गन को रख देता है और कहता है, हिलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना और ना ही कोई चिल्लाने की कोशिश करना, तुम्हें शांति से मेरे साथ आना चाहिए। हम देखते हैं एक पैन के अंदर वो एमसी को ले जा रहे थे जो कि 3 लोग होते हैं। एमसी यहाँ पर एक्टिंग करने लगता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो? मुझे तो यहाँ पर कोई भी चीज याद नहीं आ रही कि मैंने तुम लोगों को ऑफेंड किया हो। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मुझे यहाँ पर जाने दो। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि हम तुम्हें किसी से मिलने के लिए ले जा रहे हैं तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत भी नहीं है, हम तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा
पहुंचाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग एक हाइड आउट पर आ जाते हैं और जो कि बहुत सारे पीपल होते हैं और एमसी को भी वहां पर ले आते हैं। हम देखते हैं उनका जो बॉस था वो बताता है कि डैम इट, आखिरकार मुझे देखने दो कि ये किस तरीके का बंदा है जो हमें इतने ज्यादा वेट करा रहा था। एमसी वहां पर जाकर ही अपने पूरे एटीट्यूड को बता लेता है और कहता है क्या तुम लोग बस इतने ही यहाँ पर मौजूद थे। उसके पीछे वाला बंदा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये बंदा तो अभी यहाँ पर डरा हुआ लग रहा था, लेकिन सडनली इतना ज्यादा काम कैसे हो सकता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसकी जो काल्मनेस है वो बहुत ही ज्यादा मुझे डरा रही है और इस वजह से सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। उनका बॉस सभी से कहता है कि आखिरकार तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो, और वो अब सभी लोगों को अपनी अपनी वेपन को उठाने के लिए कह देता है। लेकिन तभी एमसी अचानक से अपनी स्पीड को बढ़ाकर एक बंदे से उसकी गन को छीन लेता है और उसे किक कर काफी ज्यादा पीछे धकेल देता है और उसकी गनी को लेकर उसी को मार देता है। सभी लोग कहने लगते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हम सभी को गन के मुताबिक से मार सकते हो, हम लोग अलग अलग एंगल से तुम लोगों को घेर के रखे हैं। जो उनका बॉस था वो बताने लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही गन है और तुम एक बुलेट से एक ही बंदे को यहाँ पर मार सकते हो और हम लोगों ने तुम्हें सराउंड कर रखा है किड, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। एमसी कहता है क्या तुम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया, एक्चुअली में तुम लोग वो बंदे हो जिसे मैंने यहाँ पर सराउंड कर रखा है और अब तुम अगर आसानी से बता देते हो कि आखिरकार तुम लोगों के पीछे कौन है तो मैं इन सारी चीजों को जल्दी से खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो एक गोली को शूट करता है और सबसे पहले उनके बॉस को ही मार देता है। हम देखते हैं सभी लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे और ओपन फायर करने लगते हैं, लेकिन एमसी सभी बुलेट को डॉज करते हुए अपने हाथों से ही बुलेट को पकड़ लेता है। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक बंदा कहने लगता है ये तो मॉन्स्टर है, ये अपने हाथों से बुलेट को पकड़ सकता है। वो इतने ज्यादा शौक हो चुके थे कि वो आगे मूव भी नहीं कर पा रहे थे। एमसी कहता है तो अब मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। जिसके बाद हमें उस बिल्डिंग से सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ दिखाई नहीं देता है। हम देखते हैं एमसी सभी को मार देता है, सिर्फ एक बंदे को छोड़ देता है और साथ में कहता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुम लोगों को किसने भेजा था। हम देखते हैं वो बंदा सारी इन्फॉर्मेशन को दे देता है और एमसी को पता चल जाता है कि आखिरकार उसे किसने मारने की कोशिश की थी। जिसके बाद वो उनके बॉस का फोन निकालते हुए दोहोंग को कॉल करता है और कहता है मैं चेंचू बोल रहा हूँ और आज रात हम लोगों की मुलाकात होने वाली है। हम देखते हैं गाओ काफी ज्यादा घबरा चुका था और कहने लगता है 20 मिलियन वो इस सभी चीजों के लिए मांगता है। वो काफी ज्यादा ग्रीडी है, लेकिन दोहोंग कहता है कि हमको तैयार हो जाना चाहिए, जितना पैसा वो मांग रहा है उसके जरिए से हम डजन्स ऑफ लाइफ को खरीद सकते हैं। आखिरकार देखते हैं कि वो अपनी पावर के बलबूते पर इन सारी चीजों को ले सकता है कि नहीं। हम देखते हैं जिसके बाद एक कार काफी ज्यादा स्पीड में जा रही थी और साइड से ही एमसी रनिंग करते हुए उसे क्रॉस कर लेता है। वो बताता है कि मेरी स्पीड यहाँ पर 120 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं बिला के अंदर जो सिक्योरिटी वो थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। हर एक पॉइंट पर गनमैन खड़े हुए थे। गाओ कहने लगता है बॉस आपको लगता है कि जो ब्रेवट है वो आसानी से छुपकर यहाँ पर अंदर आ सकता है, तो जिस पर उसका बॉस बताता है कि उस बंदे ने सिंगल हैंडली हमारे 7 पीपल को मार दिया है जिनके पास वेपन्स मौजूद थे और ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ और अलग यहाँ पर अनयूजुअल है जो हमें उसके बारे में नहीं पता है। वेल हमारे पास बहुत ही ज्यादा गनमैन मौजूद हैं और हमारे पास काफी ज्यादा जो लॉयल सबऑर्डिनेट है वो भी मौजूद हैं। ये उसको खत्म करने के लिए काफी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हम देखते हैं बाहर के लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। उन्हें कुछ अनयूजुअल यहाँ पर महसूस हो रहा था। अभी अचानक से जो पावर थी वो वहाँ पर चली जाती है। सभी लोग पावर बैकअप को एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं और काफी ज्यादा पैनिक भी करने लगते हैं। हम देखते हैं गोहोंग शांत बैठा हुआ था, फिर चिल्लाते हुए कहने लगता है जो भी तुम्हारे सामने आए उसको यहाँ पर बिल्कुल शूट कर दो, मुझे परवाह नहीं कि वो आखिर कौन होने वाला है। हम देखते हैं एलआई के अंदर सभी लोगों की यहाँ पर डेड बॉडी ही दिखाई देती थी। एमसी काफी ज्यादा स्पीड के अंदर सभी को मारते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं गोहोंग के जो कैबिन का दरवाजा था उसमें से आवाज आने लगती है। हम देखते हैं जो सभी लोग दरवाजे खुलते ही ओपन फायर करने लगते हैं, लेकिन एमसी काफी ज्यादा स्पीड होने के कारण बड़ी आसानी से उन दोनों को मार देता है। गोहोंग भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो कहने लगता है तुम एक अवेकेंट हो और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है 500 मिलियन मिस्टर चैन, अगर मैं तुम्हें 500 मिलियन देने वाला हूँ क्या तुम हम लोगों के साथ यहाँ पर एक एहसान करने वाले हो, हम दोनों को यहाँ पर जिंदा वापस जाने दो। लेकिन एमसी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये इतना ज्यादा टेम्पटिंग ऑफर है, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पर जिंदा बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता। जिन लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी आखिरकार मैं उन्हें जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले हमें उन अवेकेंट के बारे में बात करनी चाहिए थी। मुझे जरूर से पता है कि तुम्हें भी इस बारे में काफी ज्यादा फन आने वाला है। हम देखते हैं जो गोहोंग था वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और शांत सा भी हो जाता है। वो बताता है कि यहाँ पर जो 99 एरिया था एक टेरिटरी थी जहाँ पर बहुत सारे जो ब्रदर्स थे वो फाइट कर रहे थे और उसी प्लेस पर एक फ्लेम से कवर्ड बंदा जो कि ब्लैक फ्लेम से कवर्ड था उस प्लेस पर गिर जाता है और हम देखते हैं जो टाउन था वो पूरी तरीके से एक ही बार में जल जाता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगले दिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा लेक बन चुका था और अथॉरिटीज ने उन्हें नाम दे दिया था जिसका नाम था संगन लेक। एमसी सोचने लगता है अवेकन पीपल काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये तो काफी ज्यादा लकी थी कि मैं उनके साथ मेरी मुकाबला अभी तक नहीं हुआ है। अगर मेरे बारे में भी लोगों को पता चल जाता है तो मेरी भी जो लाइफ थी वो भी काफी
ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाने वाली है। हम देखते हैं जो बॉस था सीधा एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और उन दोनों को ही पीटने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो, लेकिन तुम मेरी रीच में ही हो। तुम लोग ऐसे हो कि मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ। तुम इतने ज्यादा रिच हो, लेकिन तुम मेरी आंखों के सामने बस एक इंसेक्ट के समान हो जिसे मैं कभी भी कुचल सकता हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम दुहोंग बिलाल उसी प्लेस के अंदर देखते हैं जहाँ पर एमसी ने कत्लेआम मचा दिया। हम उन्हीं ऑफिसर्स को देखते हैं जिन्हें पता चल जाता है कि जो एमसी था उसने पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर जला दिया था। एक ऑफिसर बताता है यहाँ पर 31 बॉडीज थी, जिनके अंदर जो डायरेक्टर था इस ग्रुप का वो भी शामिल था। तो जो ऑफिसर था वो कहने लगता है मेरा गैस सही है, ये सारे चीजों के पीछे जो चेंचू है वो हो सकता है, वो ही पहले जो डेथ हुई थी रेड फॉरेस्ट के अंदर उन सभी के पीछे रिस्पॉन्सिबल था। और साथ ही में वो सोचने लगता है अनयूजुअल मूवमेंट यहाँ पर काफी ज्यादा होने लगी है, और जो नेक्स्ट अटैक था वो मुझे पता था कुछ ना कुछ तो होने वाला है, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं उसे एक चांस दूं, लेकिन अगर मैं उसे देखूं तो वो काफी ज्यादा क्रूल है, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वेयर हाउस के अंदर एमसी वहाँ पर बैठा हुआ था और कहने लगता है यहाँ पर जो चिकन रखा था वो गायब हो चुका है, साथ ही में यहाँ पर ऑयल के मार्क भी मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि लास्ट नाइट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है। जिसके बाद हमें बताते हैं जो लिजार्ड था वो काफी ज्यादा यहाँ पर फिशेस को मारकर अपने एवोल्यूशन पॉइंट को बूस्ट करते जा रहा था। जिसके बाद वो एक प्लेस पर पहुंच जाता है जहाँ पर जो लाइव बल्कोन है वो मौजूद है, जिसका प्रेशर ही काफी ज्यादा दिखाई दे रहा था और लिजार्ड के लिए भी ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला था। जिसके बाद हमें वेयर हाउस के अंदर दिखाते हैं एमसी किसी एक बंदे का पीछा कर रहा था और कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। एमसी तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं था, वो अचानक से गायब हो जाता है और एमसी कहने लगता है आखिरकार ये कैसी पावर थी, क्या ये डायमेंशनल रिफ्ट हो सकती है या फिर एक पाथ जो कि अनदर वर्ल्ड तक ले जा सकती है, आखिरकार ये क्या हो सकती है। हम देखते हैं एमसी भी वहाँ पर पहुंच जाता है। जैसे सिस्टम बताता है कि तुम्हारी बॉडी है वो पॉल्यूटेड एरिया के एनर्जी के कारण करप्टेड होती जा रही है, लेकिन उसकी बॉडी सिस्टम और उसकी पावर के मुताबिक 5 घंटे तक उस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकती है। एमसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इस जैसी प्लेस पर कैसे आ चुका है और ये प्लेस कौन सी है। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर से बताइएगा कि अगला जो मानवा है मुझे कौन सा एक्सप्लेन करना चाहिए, मैं उसे जरूर से एक्सप्लेन करूंगा जो कि ज्यादा लेंथी भी ना हो और ज्यादा शॉर्ट भी ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही।